जय हिंद साथियों, कैसे हैं? भाई बढ़िया होंगे। हम आज आपके लिए यूपी ट्रिपल के अकॉर्डिंग या फिर अन्य उसके वैकेंसी जो आती है, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, अक्ता हो गया, बीपीओ हो गया, बीडीओ हो गया, इन सभी वैकेंसी में आपका 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। आप देखते होंगे 15 नंबर का हमारे लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 6 से 7 नंबर सभी बच्चे के कॉमन आ जाते हैं। कुछ पढ़ता भी नहीं है तो जीके लुसेंट वगैरह पढ़ ले तो भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ अन्य ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका एआई हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है जो बच्चे को समझ में नहीं आता, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको आप देखोगे तो आप वहाँ पे लगेगा ये क्वेश्चन ऐसे आए कहाँ, ये हमने पढ़ा है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बना कहाँ से। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपका, जैसे कहते हैं बुद्धिमत्ता के संदर्भ में विशिष्टता शब्द किसका उल्लेख करता है। विशिष्टता मतलब विशेषज्ञता, या फिर आपको जैसे आप लोग बोलते हैं मानवतावादी कुछ ज्यादा विशेष हो जाना। इसमें तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन दे रखा है आपका, वह बिंदु जहाँ कहते हैं बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, यानी वह स्थिति या वह स्थिति जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वह स्थिति जहाँ पर कहते हैं बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग कहते हैं बुद्धिमत्ता की विशिष्टता। नहीं, इसको नहीं बोलते। पूर्ण रूप से विकसित हो जाना मतलब कह सकते हैं, लेकिन बराबर में आ जाएगा ना, लेवल बराबर हो जाएगा। जो लेवल को मनुष्य के दिमाग की स्तर से लेवल पार हो जाए, तब उस शब्द को क्या बोलते हैं? विशिष्टता बोलते हैं। मतलब आपका वह बिंदु जहाँ कहते हैं बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता को पार कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्टता बोलते हैं। राइट। ऐसे आपको ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। ये ऑप्शन में ना होता तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता, क्योंकि पूर्ण रूप से विकसित हो जाना भी विशिष्टता को कहलाता, लेकिन जब ये पार कर जाना ही विशिष्टता मेन होता है। ये ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ना होता, हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाता। ये क्वेश्चन आपको समझने पर लायक है, ज्यादा जब इसको डीप लर्निंग करोगे तब आप इनको सही से कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर हो जाएगा। वह बिंदु जहाँ कहते हैं बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता को पार कर जाते हैं, उसे बोलते हैं विशिष्टता बोलते हैं। ठीक। अगला सवाल है, जैसे हमारे यहाँ पे इफ एम एस पावर पॉइंट 2016 में, या 2016 18 जो भी आपका 18 भी हो, 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो उसमें आपका ब्लैंक यानी रिबन के ठीक ऊपर स्थित होता है। मतलब कहाँ स्थित होता है? रिबन के ठीक ऊपर स्थित होता है। रिबन के ठीक ऊपर हमें क्या स्थित होता है? एक तो आपने पता होगा यहाँ पे होता है हमारा ऑफिस बटन होता है, ये ऑफिस मेनू बोलते हैं, ऑफिस मेनू या ऑफिस बटन बोलते हैं। राइट। ये हमारा स्थित होता है, और उसके रिबन के ठीक ऊपर स्थित होता है आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार स्थित होता है। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार स्थित होता है। यहाँ तक वह स्थित होता है जो आपको समान कमांड तक पहुंच प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, मेनू तरफ से करवाता है। तो यानी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमारा? ऑप्शन बटन तो है नहीं है, यहाँ तो कह रहा है यहाँ पे ठीक ऊपर स्थित होता है, रिबन के ठीक ऊपर। रिबन हमारी इसकी यहाँ पे होती है, रिबन होती है जहाँ पे हमारे होम टैब, इंसर्ट टैब के ग्रुप होते हैं, जैसे आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप होते हैं, उसके जस्ट ऊपर रिबन होती है। तो रिबन के जो ऊपर स्थित होता है उसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि वह टूल्स जो कंप्यूटर में यूजर को बहुत जल्दी उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे हमारा सेव करना होगा, प्रिंट करना होगा, अंडू होगा, रीडू कमांड होगा, इन कमांड को स्पीड में करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार कमांड से। ये हमारे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे क्या भरेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो स्क्रॉल बार क्या होता है, इसका काम क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पेज को ऊपर, नीचे व दाएं बाएं खिसकाने के लिए, जब पेज को लेफ्ट राइट खिसकाते हैं या ऊपर नीचे करते हैं तो उसका हम यूज करते हैं स्क्रॉल का। राइट। अगले देखते हैं, जो आपका ब्लैंक दे रहा है कि भाई एक प्रकाश संवेदी उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ, प्रिंटेड टेक्स्ट यानी या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर मेमोरी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब आपसे कह रहा है कि एक ऐसा लाइट सेंसिटिव उपकरण, एक ऐसा लाइट सेंसिटिव टूल्स जो हमें क्या सुविधा प्रदान करता है? हैंड रिटेड टेक्स्ट, मतलब हाथों से लिखे हुए टेक्स्ट को या छापे हुए टेक्स्टों को, अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने में मदद करता है। तो कौन करता है यहाँ पे? तो बार कोड आपका होता है, तो बार कोड आपको पता ही है क्या करता है? क्यूआर कोड वगैरह को स्कैन करने काम करता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीसीआर बोलते हैं, मतलब बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर मतलब क्या होता है कि क्या करता है? ये सिंपल से यूज करता है कोई क्यूआर कोड या आपके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं बार कोड उसको स्कैन करने का काम करता है। फिर आता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी OMR। क्या होता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो आप उन OMR शीट में जब गोले भर के आते हो तो उन गोले को जो पढ़ने वाली मशीन होती है उनको बोलते हैं OMR। मतलब चिन्हों को पढ़ने काम करती है। ऑप्टिकल मार्क मतलब लाइट से चिन्हित किए हुए चीजों को पढ़ने काम करती है, समझने काम करती है। ठीक। फिर आपका आता है स्कैनर। स्कैनर इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम? स्कैनर। यानी स्कैनर एक ऐसा चीज है कि आप लोग का जो फोटो स्कैन करके पीडीएफ बना देता है, कंप्यूटर में सेव कर देता है। आपके कोई फोटो या किताब है, उस पर किताब को कुछ आप पेज प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट कर देता है, स्कैन करके पीडीएफ भी बना देता है। ये सब काम करने कौन करता है? स्कैनर करता है।
प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या काम करता है कि बड़ी सी स्क्रीन में, दीवार में बड़ी सी स्क्रीन, ऐसी मतलब पर्दे में बड़ी सी स्क्रीन के रूप में कोई भी जानकारी कंप्यूटर में जो प्रोसेस हो रहा है उसको दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, ये चीजें आपके प्लॉटर क्या होता है आपको समझ में आ गया। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। राइट, याद रहेगा आपको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस एक समान कार्य है? मतलब यहाँ से कह रहा है इनपुट डिवाइस का ऐसा समान कार्य क्या है, मतलब ऐसा नॉर्मल वर्क इनपुट डिवाइस का कौन सा है समान कार्य। जैसे आपका इनपुट डिवाइस निम्न से कौन सा ऐसा कार्य करता है? इनपुट डेटा को कंपाइल करना। कंपाइल करना मतलब बदलना, कि बदलने का काम तो करता नहीं है। फिर आपका आता है इनपुट डेटा प्रोसेस करना। तो ये काम किसका होता है? ये होता है सीपीयू का। इसको काम डाटा को प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। राइट। अगला क्या ऑप्शन होता है? इनपुट डेटा को लिंक करना, मतलब जोड़ने काम भी नहीं करता। राइट। अगला क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ना। दूसरा ऑप्शन है इनमें से इनपुट डेटा को रीड करना, मतलब जो भी हम कीबोर्ड या माउस से डाटा क्लिक करते हैं उसको रीड करता है, उसको रीड करके फिर आगे पहुंचाता है। हमने मान लो यहाँ से लिखा, कीबोर्ड से लिखा आर, तो आर ही प्रेस होगा, उसको पढ़ेगा कि आर ही प्रेस हुआ ना, कहीं के तो नहीं प्रेस कर दिया। ये चीज पढ़ता है, मतलब रीड करता है। तो इसका क्या काम हो गया? निम्न के में विकल्पों में से इनपुट डिवाइस का एक समान कार्य क्या है? समान कार्य है इसको डाटा को, इनपुट डेटा को रीड करना। राइट। आगे देखते हैं, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जैसे एक चीज आप यहाँ पे देख लें, जैसे इनपुट डाटा को रीड करना, और यहाँ पे एक देखेंगे इनपुट डिवाइस वगैरह, तो इनको थोड़ी समझ लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ डिवाइसें आपको मिलती हैं। जैसे डिवाइसें आपकी होती हैं इनपुट डिवाइस। इन डिवाइस आपको पता है दो प्रकार की होती हैं आपके, तीन प्रकार की होती हैं आपके। जैसे डिवाइस हो गया, डिवाइस डिवाइस आप कितने प्रकार के होते हैं? एक आपके होते हैं इनपुट डिवाइस, एक होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, एक होती है आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। राइट। अब ये तीन प्रकार की हमारी क्या होती है? डिवाइसें होती हैं। अब हमारी कितने प्रकार की डिवाइसें होती हैं? तीन प्रकार की डिवाइसें होती हैं। राइट। इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या आते हैं? जैसे आपके इसमें आते हैं चार प्रकार आते हैं। कितने आते हैं? चार प्रकार आते हैं। जैसे हमारे आता है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। फिर एक आता है आपका दूसरा, जैसे एक दूसरा आता है इसमें स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, टाइपिंग इनपुट डिवाइस। फिर आपका होता है कैप्चरिंग इनपुट डिवाइस। कैप्चरिंग कैप्चरिंग इनपुट डिवाइस ये आपके होते हैं। राइट। इनमें आपने देखा होगा प्रिंटिंग इनपुट, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा माउस, माउस हो गया। राइट। माउस आपने देखा होगा। माउस के बाद आपने इसमें और चीजें पढ़ी होंगी, की माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, आपने देखा होगा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। राइट। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जब हम यूज कर रहे हैं, आपका पेन हो गया, टच पेन हो गया, टच पेन, ये सब किस में आते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। ठीक। अब इसके साथ कैमरा भी कैप्चर कर ले, पॉइंटिंग में आता है, पूरा नहीं। पॉइंटिंग मतलब क्या होता है? जब हम स्क्रीन पर कुछ टच करें तो एक पॉइंट बन रहा हो, जैसे हम स्क्रीन करें तो एक पॉइंट बनता है इसके पीछे, तब ये कुछ लिख पाता है, पॉइंट बन रहा हो, जिसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। स्कैनिंग में क्या आता है आपका? OMR आता है, OCR आता है, MICR आता है, BCR आता है, स्कैनर आता है, ये सभी आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। जब अगर टाइपिंग में देखो, टाइपिंग में क्या क्या आते हैं आपके? तो टाइपिंग में आप देखते हो कीबोर्ड आ जाता है। क्या आता है आपका? कीबोर्ड आ जाता है, टाइपराइटर आ जाता है। राइट। टाइपराइटर आ जाता है। और कैप्चरिंग में देखते हो आपको तो वॉइस कैमरा यानी माइक जो हम यूज कर रहे हैं, माइक, माइक्रोफोन, यानी माइक का मतलब क्या होता है? माइक्रोफोन बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है माइक का? माइक्रोफोन। कैमरा आ जाता है आपका, वीडियो कैमरा आ जाता है। ये सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी आ जाते हैं कैप्चरिंग डिवाइस में आ जाते हैं। ठीक। ऐसे आपका आउटपुट में देखते हैं, तो आउटपुट में बहुत सारे देखते हैं। जैसे आप देखते हैं आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट आप देखते हैं काफी सारे। जैसे आपको होता है कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, क्या होता है आपका? मॉनिटर होता है, और आपके स्पीकर होता है। राइट। ये सभी किस में आते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। जैसे स्पीकर हो गया, आपका प्लोटर का नाम सुना होगा आपने, प्लोटर, प्रोजेक्टर, ये सभी किस में आते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं।
और प्रोसेसिंग डिवाइस में केवल आपकी एक डिवाइस आती है जिसका नाम होता है, आपने सुना होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसमें आती है? आपकी सीपीयू आती है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये आपका डिवाइस होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आप पूछता है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ऐसा तो क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ईमेल के बारे में कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट समझते हैं कि यूजर नेम और डोमेन नेम को एट द रेट सिंबल चिन्ह अलग करता है। बात सही है। जैसे हम देखते हैं कोई ईमेल लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे g+b@gmail.com हमने लिखा, तो ये आपका यूजर नेम हमारा क्या हो गया? यूजर नेम हो गया, राइट। ये क्या हो गया? हमारा यूजर नेम हो गया, और ये हमारा एट द रेट हो गया, और ये हमारा डोमेन नेम हो गया। क्या हो गया? डोमेन नेम या ईमेल, जिस प्रकार की ईमेल वो हो गया आपका। एरिया मतलब ये हो गया। तो कौन अलग कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? एट द रेट। ये सही कहता है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है ईमेल एड्रेस एक केस सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, मतलब सेंसर होता लगा रहता है। सेंसर इसमें कोई लगे नहीं रहता है, तो सेंसिटिव नहीं होता। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है पहला गलत, दूसरा गलत। ये हमारा नहीं होगा। एक सही दूसरा गलत, हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। हमारा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला समझते हैं। जैसे ईमेल पर और कुछ चीज समझ, छोटे छोटे पॉइंट है तो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे हम इनको समझ लेते हैं। ईमेल, ईमेल क्या है आपका? ईमेल आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। इसका निर्माण किया, इसका मतलब इसके जो जनक है, फादर ऑफ ईमेल, तो वो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में पहला ईमेल भेजा था। पहला ईमेल, पहला ईमेल रे टॉमलिंसन। किसने भेजा था? आप देखेंगे किसने भेजा था आपने? रे टॉमलिंसन ने। किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन ने भेजा था पहला ईमेल। और भेजा था और एट द रेट सिंबल का उपयोग किया था, एट द रेट चिन्ह का उपयोग किया था, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईमेल के जनक, ईमेल के जनक कहा जाता है, राइट। ईमेल के जनक कहा जाता है। कहा जाता है ईमेल को किसने बनाया है, ये कहा जाता है, राइट। ईमेल आपके बहुत नॉर्मल, आप यहाँ पे देखो 1971 बनाया था। पहला ईमेल किसने भेजा? राइट टॉमलिंसन ने भेजा था। और किस सिंबल यूज किया गया था? एट द रेट सिंबल यूज किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, प्रीत, मतलब यहाँ कह रहा है जो प्रीत है, प्रीत एक हैंड रिटन टेक्स्ट की स्कैन की गई छवि को, एक हैंड रिटन टेक्स्ट की स्कैन की गई छवि को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना चाहती है। मतलब क्या करती है? प्रीत चाहती है, उसने एक नोट्स तैयार की है और उस नोट्स को वो डिजिटल टेक्स्ट के रूप में बदलना चाहती है। तो उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीत है, एक हैंड रिटन नोट्स को टेक्स्ट के रूप में बदलना चाहती है, डिजिटल टेक्स्ट के रूप में। तो उसको किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, और कौन सी डिवाइस का? इनपुट डिवाइस का। यहाँ पे देखते हैं, कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, राइट। तो कीबोर्ड को हमें उपयोग थोड़ी ना करना है। कीबोर्ड को क्या करना है? कीबोर्ड हम टाइप करके करते हो, टाइप करके थोड़ी ना करेंगे, उसको स्कैन करके करना है, राइट। तो डिजिटल कैमरा, ये तो कैमरा फोटो खींच सकता है, जो डाटा स्टोर करने में करता है ना। तो कीबोर्ड क्या होता है कि हमारा टाइपिंग करने में यूज होता है। किसमें? टाइपिंग करने में। टाइप करके करेंगे उसका टाइम बहुत लगेगा टाइपिंग करने में, ठीक। इसका निर्माण किया था 1868 ईस्वी में आपके जॉन गुटनबर्ग। किसने किया था? जॉन गुटनबर्ग। किसने किया? लेथम सोल्जे ने किया था, सॉरी, लैथम सोल्जे ने किया था। लैथम लैथम सोल्जे ने किया था, राइट। कीबोर्ड का निर्माण। और ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, राइट। कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। ये क्या किस में काम आता है? ये फोटो खींचने में, फोटो को डिजिटल रूप से सेव करने में या खींचने में, सेव करने में, क्लिक करने में होता है। अब आता है आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ये पूछा MICR। MICR का यूज हम करते हैं, किस लिए करते हैं? तो देखो, MICR को यूज हम करते हैं बैंकों में चेक को रीड करने के लिए, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए, चेक को पढ़ने के लिए करते हैं, राइट। चेक को पढ़ने के लिए करते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? तो आप समझ पा रहे हैं लास्ट हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी OCR।
OCR क्या होता है, एक पेन की तरह होता है, ऐसे आप उसको ऐसे स्कैन कर सकते हैं, रिमोट की तरह भी होता है। ऐसे जो टेक्स्ट आपने फाइल रखी है या बुक में लिखा तो उसमें ऐसे आप रीड करके कर सकते हो, यानी ऐसा पर लिखा तो ऊपर ऐसे आप हाईलाइट जैसे करते तो वैसे आप इसको रीड करवा सकते हो, और टेक्स्ट को रीड करके उसको स्कैन करके डिजिटल रूप में बदल सकता है। हम यहाँ पे किताब में खिसकाएंगे, वहाँ टाइप होता जाएगा। ये हमारे यूज थे। प्रीत को कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए, तो प्रीत को OCR यूज करना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त, यानी AI के लिए कौन सी भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बात कर रहा है कि AI के लिए ऐसी कौन सी भाषा जो ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। तो AI मतलब सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग किसमें करता है, फोरट्रान। फोरट्रान देखो बहुत पुरानी भाषा, ये फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, इसका मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, राइट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। यानी इस किसमें यूज होती है, फार्मूला ट्रांसलेशन। पहले समय में लैंग्वेज वगैरह में, सॉरी फार्मूला वगैरह में यूज होती थी। दूसरी भाषा बेसिक, ये भी पुरानी भाषा जो बेसिक वर्कों में यूज हो रही थी। और उसके बाद आता प्रोलॉग और सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज तो आपको नहीं सिखाता है, कैसे बनाई गई, नॉर्मल काम में आती है, जैसे कुछ चीजें काफी चीजें होती है, लेकिन AI यूज नहीं किया जाता है, राइट। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, प्रोलॉग सही हो जाएगा। देखिए और कोई ऑप्शन है नहीं प्रोलॉग के अलावा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि प्रोलॉग थोड़ी बहुत यूज होती है, AI यूज होती है, लेकिन सबसे अच्छी AI के लिए भाषा की बात करें, AI की सबसे अच्छी भाषाएं, सबसे AI की सबसे अच्छी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो देखो आप समझ लेना। AI की सबसे अच्छी जो भाषाएं हमारी होती हैं तो कुछ अन्य आती हैं, जैसे आप देखेंगे, एक आपके होते पाइथन। पाइथन का नाम आपने सुना होगा, पाइथन। पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावा हो गया। ये लैंग्वेज जो आती है आपके किसमें आती है, ये AI के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग इनमें की जाती है और काफी अच्छी रहती है। लेकिन प्रोलॉग भी आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, प्रोलॉजिकल होती है, इसलिए AI में इसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उतना हद तक नहीं होता। सबसे ज्यादा बेस्ट होता है पाइथन और जावा का, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आसान है, बट बच्चे इसको समझ नहीं पाते, समझते कब है, जब प्रैक्टिस करते हैं। तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब आप क्वेश्चनों को समझ पाएंगे उसका मतलब क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है, तो किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है, जो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होता है, राइट। इसको वो है प्लॉटर में, प्लॉटर तो नहीं होगा, ये नहीं, आपको प्लॉटर में ड्रम नहीं होता है। ये तो आपको सिर्फ प्लॉटर जो होता है, बड़े बड़े प्लॉटर काम क्या रहता है, ये बड़े बड़े बैनर छापता है, क्या छापता है, बड़े बड़े बैनर। और बैनर कैसे, वेक्टर के रूप में, मतलब जिस वेक्टर क्या होता है, वेक्टर देखो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वह चीज होती, वेक्टर आपका वह होता है जिसमें आप फाइल को जूम करते हो तो फटती नहीं, जैसे आपने अपनी फोटो को जूम करोगे तो फटने लगती है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में होती है तो फटती नहीं है। जैसे आप लोग PDF को जूम करते हो फटती नहीं है, लेकिन आप फोटो जूम करो फटने लगते हैं, जो फटे नहीं उसे वेक्टर बोलते हैं। तो आपके बड़े बैनर होते हैं, फटने नहीं चाहिए, जब छपे तो आप लोग देखते हो कितने बड़े बैनर होते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम लोग वेक्टर ग्राफिक छापने के लिए, जैसे कि आपका बैनर हो गया। कीबोर्ड आपको टाइपिंग का यूज होता है, टाइपिंग में इसमें क्या हम यूज करेंगे, ड्रम का, ड्रम जैसे आकार का, राइट। साथ आपका लेजर प्रिंटर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका एक कॉर्टेज होता है, उसमें लगा होता है गोल गोल आपका ड्रम की तरह लगा होता है, जिसके द्वारा प्रिंटिंग का काम आसान किया जाता है, राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। जॉयस्टिक आपको बताया इनपुट डिवाइस होती है, जो गेम खेलने में लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो प्रिंटर भी आपका कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्रिंटर के प्रकार होते हैं, आप समझ लीजिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटिंग डिवाइस आप सभी पता है, और ये आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो होता है इसके कुछ प्रकार होते हैं, प्रिंटर इंपॉर्टेंट है, इनको समझते जाएंगे तो हमें कुछ डाउट हमारे और भी क्लियर हो जाएंगे। इसको समझते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है दूसरा, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, राइट। तो हमारे दो प्रकार के महत्वपूर्ण प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनका मतलब क्या होता है इम्पैक्ट में, देखो सिंपल तो होता है कि जो प्रिंटर कार्य करते वक्त शोर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। जो प्रिंटर कार्य करते वक्त शोर करते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, कार्य करते वक्त शोर करना, हैमर के प्रहार से प्रिंट करना, रिबन की सहायता से
से अच्छा छापना। ये किसके कार होते हैं? ये आपके कार होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। और इसके उदाहरण में काफी सारी चीजें आती है। इस उदाहरण में आप देखेंगे तो उदाहरण में आते हैं आपके, जैसे आप लोग देखो कचहरी वगैरह में बड़े प्रिंटर रखे होते हैं जो में खटा खटा की आवाज आती है, उन्हें बोलते हैं हम लोग डॉट मैट्रिक। क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। आपका होता है इसमें ड्रम प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर। और भी आते हैं आपके, जैसे आपका लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन लाइन व चैन प्रिंटर, लाइन व चैन प्रिंटर, डेजी बिल प्रिंटर। क्या होता है आपका? एक डेजी बिल होता है, राइट, डेजी बिल, डेजी व्हील प्रिंटर। ये सभी किसके उदाहरण आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण आते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट में आता है, नॉन इम्पैक्ट पे सिंपल सा फंडा हो जाएगा आपका, इसका जस्ट विपरीत होगा कि वह प्रिंटर जो कार करते वक्त शोर कम करते हैं, कार करते वक्त शोर कम करते हैं, शोर कम करते हैं। ठीक। दूसरा क्या हो जाता है आपका? तो वह प्रिंटर जो हैमर मतलब नहीं करते बल्कि स्याही की फुहार छोड़ते हैं। क्या करते हैं? स्याही की फुहार छोड़कर प्रिंट करते हैं। कैसी स्याही? गर्म स्याही, राइट, गर्म स्याही की फुहार। याद रहेगा। यदि इसको उदाहरण में देखो तो उदाहरण भी काफी सारे हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आते हैं आपके लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और आपका मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, राइट। ये सब इसके उदाहरण में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप लोग कहीं एटीएम में जाते हो तो एटीएम में पैसे निकालते हो, आपको स्लिप मिलती है, तो स्लिप में क्या होता है कि स्याही होती है कुछ समय ऑटोमेटिक उड़ जाती है। उसमें यूज होता है थर्मल प्रिंटर, जिसका पेज जो होता है मोम के द्वारा और मोम लगा करके बनाया जाता है, उसका लेप लगा के, ताकि स्याही ज्यादा टिके ना, ताकि प्राइवेसी रहे और जानकारी हमारी चोरी ना हो या फिर इधर गायब नहीं, तो फेंक देते हैं ऐसे ही, कुछ कोई नुकसान न कर पाए। इसे सब चीजों का किया जाता है। तो आपका प्रिंटर के कुछ उदाहरण इनको आपको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम में आ जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर टिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने आपके स्पेस में क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो किस सन में किया था? आप पूछ रहा, सन पूछ रहा, मतलब टाइम पूछ रहा, तो यानी सिंपल पूछ रहा, डब्ल्यू 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 के बारे में आप जानते हैं क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको बताया इसको बनाया किसने था? तो बनाया आपने टिम बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। कब बनाया था? तो देखो प्रस्ताव रखा था इन्होंने, प्रस्ताव रखा था एक वैज्ञानिक संस्था थी जिसका नाम था सर्न। क्या था नाम? सर्न। सर्न में प्रस्ताव रखते हैं, और रखा था कब? 1900 सर्न में 1989 में रखा था। कब रखा था? 1989 में प्रस्ताव रखा था। और यहाँ पे याद है प्रस्ताव रखा था 1989 में, और कहाँ पर? सर्न में। किसने रखा था? टिम बर्नर्स ली ने रखा था। बाद में क्या करते हैं कि ये 1990 में 1990 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि इसको बना के ले आते हैं, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू को सार्वजनिक रूप से लॉन्च कर देते हैं। सार्वजनिक, वो सार्वजनिक क्या मतलब सर ने जहाँ शहर था वहां पे लॉन्च कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, राइट। जब रिलीज कर देते हैं तो उसके बाद एक 1991 में भी एक घटना घटती है जिसमें करते हैं कि पहला पहला वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर डब्ल्यू डब्ल्यू का निर्माण करते हैं। कब करते हैं? 1991 में करते हैं, राइट। और फिर क्या होता है कि जब इसका निर्माण कर देते हैं तो बाद में 1993 में भी एक चीज बनाई जाती है। 1993 में क्या बनाया जाए? 1992 की स्थापना करते हैं डब्ल्यू की। और 1993 में क्या करते हैं? मोजैक, मोजैक पहला पहला ग्राफिकल ब्राउजर का निर्माण करते हैं, राइट। यानी आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझने हैं, जैसे आप समझेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका कि देखो यहाँ पे टिम बर्नर्स ली ने प्रस्ताव कर रखा 1989 में रखा, बनाया कब? 1990 में।
और 91 में पहला वेब ब्राउजर लेके आ जाता है, मतलब 90 89 भी इसके बीच में लाते हैं दोनों। और 1993 में मोजैक पहला ग्राफिक ब्राउजर लाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कब टिम बर्नर्स-ली ने क्या निर्माण किया था, मतलब कब किया था यहाँ पे, तो 1982 नहीं, 90 में, 95 नहीं, तो आपका कब किया था, 1990 में किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1990। कब बनाया था, 1990 में रिलीज किया था। समझ में आ गया, टिम बर्नर्स-ली ने किसका निर्माण किया था, WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का किया था। एक शब्द आता है FTP भी किया गया था, FTP यानी फाइल, क्या होता है इसका मतलब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का निर्माण कब किया जाता है, इसका भी निर्माण इसी समय करते हैं, कौन टिम बर्नर्स-ली करते हैं, जो हमारे डाटा को पैकेट के रूप में भेजने का कार्य करता है। ठीक, ये अब क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, आगे देखते हैं। गूगल क्रोम में किसी पेज को लोड होने से रोकने के लिए निम्न में से किस की का, यानी कीज, शॉर्टकट की के बारे में पूछा, किस कीज का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं हम लोग, ये बताना है आपको। तो इसमें देखो बहुत बार हम यूज करते हैं, जब हम लोग कोई पॉपअप खुल जाता है, जैसे हमारे पॉपअप को जैसे खुल गया और इसको हटाना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, तो हमारे पास एक बटन होती है स्किप बटन। क्या होते हैं, स्किप बटन, यानी स्किप करना, इसको छोड़ देना। हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ये स्किप यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्किप को यूज करते हैं। ठीक, बैक स्पेस को डिलीट करने के लिए करते हैं, टैब पे अगले में जाने के लिए करते हैं। आगे समझते हैं, जैसे कुछ शॉर्टकट भी आप समझ लो, जैसे आपको यहाँ पता होगा शॉर्टकट काफी सारे आते हैं, कुछ पूछ लेता है, जैसे आपका पूछता है Ctrl+A का यूज क्या होता है, सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल कहते हैं ना, जिसे हम सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, Ctrl+V बोल्ड, Ctrl+C इटैलिक, Ctrl+D डुप्लीकेट या फॉन्ट ग्रुप। यदि MS वर्ड में करोगे तो फॉन्ट ग्रुप खोलेगा, नहीं डुप्लीकेट करता है, फॉन्ट ग्रुप खोलता है, राइट। या फिर आपका आता है Ctrl+E सेंटर लाइन करने के लिए, क्या होता है, Ctrl+E सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर लाइन करने के लिए Ctrl+F, Ctrl+F क्या करता है, फाइंड करने के लिए, राइट। ये सभी आपके शॉर्टकट होती हैं। ठीक, आगे समझते हैं अगला। जितना क्वेश्चन कह रहा है कि समान CD रोम आमतौर पर डेटा को कितने तक स्टोर कर सकता है, तो पहले देखो CD रोम, CD रोम क्या होता है, देखो समझो, CD यहाँ पे कहा CD रोम, CD रोम, राइट, ये होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब होता है CD रोम। अभी रीड रोम तो पढ़ने बस का काम करेगी ना, किसका काम करती है, केवल पढ़ने बस का काम करती है, मैं इडिटेबल नहीं होती, इडिटेबल नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं। तो 600 GB 600 KB नहीं करती, 680 बाइट नहीं करती, 680 KB, राइट। इस यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका, 680 KB, 680 MB। तो आपका जो CD रोम होती है वो कितना डाटा स्टोर करती है, 680 MB स्टोर करती है। और इसका साइज कितना रहता है, तो 4/1/2 इसका व्यास रहता है। मतलब व्यास का मतलब क्या, जैसे सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया आपका, तो इसका जो व्यास होता है कितना रहता है, 4/1/2 मतलब 4.5 पॉइंट में रहता है, इंच में ना, कितना रहता है, 4.5 इंच रहता है। इंच समझते ना आप लोग, 4.5 इंच। ठीक, कितना इंच में रहता है, समझ में आ गया आपको। आगे समझते हैं, के मीन्स एल्गोरिथम, के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है। यह पहले बात, एल्गोरिथम किसका, पहले ये समझते हैं, यह एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। किसका है, मशीन लर्निंग का। किस प्रकार का आता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रिफोर्समेंट। तो भाई ये एक प्रकार का क्या है ना, अनसुपरवाइज, मतलब ये इसको पहले से किसी सुपरवाइज या कोई डाटा जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बाद जो डाटा होगा उसी को आसपास देख के बता देगा कि क्या है। जैसे कि आपको बताते हैं, मान लो आप कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज में कोई बच्चा दिखे तो आप समझ जाओ कॉलेज का पढ़ने वाला होगा, समझ जाते हो ना। आप यदि कहीं किसी इवेंट में जाते हो तो वहाँ देखते हो किसी व्यक्ति को, समझ जाता है यहाँ निमंत्रण में आया होगा, समझ जाते हो। ऐसा कहीं कोचिंग में जाते हो तो वहाँ बच्चे बैठे हो तो समझ जाते बच्चे पढ़ने आए हैं, आप देख के समझ जाते हो, अनुमान लगा लेते हो। ये वही काम करता है के मीन। ये क्या करता है, कैसे छांटता है कि जहाँ जैसे आसपास चीजें देखेगा उसी को देख के बता देगा, हाँ ये वही, उसे समझते वैसे लोग हैं, ऐसा होता है। समझ में आया आपको, कि मतलब जहाँ जैसी आसपास चीजें देखेगा बता देगा, हाँ ऐसे लोग चाहिए, राइट। के मीन्स मतलब होता है ऐसी चीज चाहिए। आपने कोई फोटो दिखा दी, ऐसे लोग हैं, हाँ ऐसे लोग देखे, हाँ ये है, बस हाँ वही अलग कर देगा। मतलब इसको अलग से कोई सुपरवाइजर जरूरत नहीं पड़ती, कोई अलग जानकारी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आसपास देखता है वही बता देता है।
तो समझ में आया कि मीन्स का काम क्या होता है, अनसुपरवाइज है। और ये आज इसको सुपरवाइज जरूरत नहीं पड़ती, इसको डाटा की जरूरत नहीं पड़ती, कि जैसा देखता है आसपास देख के वहीं से अंडरस्टैंड कर लेता है और समझ के बता देता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, 8 बिट का उपयोग करके कितने यूनिट बाइनरी कोड नंबर उत्पन्न किए जा सकते हैं। 8 बिट का उपयोग करके कितने बाइनरी कोड नंबर बनाए जा सकते हैं, राइट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी मतलब कठिन भी है, लेकिन आप समझो इसको 512 या आपको एमबी स्टोरेज में होता है 255, 256, 256। देखो ये 228 तो बना, 128 तो अंदर ही आ जाएंगे, 256 बनाए नहीं जाते, क्योंकि बनाए जाते जीरो से लेकर 255 के बीच। हमारा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो ये कितने बनाए, 255 के बीच बनाए जा सकते हैं, राइट। इसका ऑप्शन क्या सही होगा आपका, 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको 8 बिट, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, देखो आप जानते हैं बिट का नाम सुना होगा, राइट। क्या होता है बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग सुनते होंगे बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ये क्या होता है, बिट का फुल फॉर्म होता है। अब एक बिट बराबर क्या होता है, एक बिट बराबर क्या होता है आपका, 0 या 1, ये दो होते हैं। ऐसे आता है एक निबल आता है, एक निबल, एक निबल क्या होता है, यह होता है 4 बिट के बराबर होता है, किसके बिट बराबर, 4 बिट के बराबर होता है। और एक बाइट आता है आपका, एक बाइट ये किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है, किसके बराबर, 8 बिट के बराबर, या दो निबल के बराबर, राइट। फिर आप देखते हो अगला इसमें आता है कि आप केबी, एमबी, केबी आता है आपका 1 केबी, मतलब 1024 बाइट, राइट। फिर आपका आता है 1 MB, 1024 KB। जो आपके मोबाइल में डाटा आता है एमबी में, जीबी में आता है ना, वही चलता है। तो क्या होता है, 1024 KB। जैसे आपका डाटा आता है 1 GB आता है, 1024 MB। फिर आपका आता है टीबी आता है, क्या होता है, 1 TB, 1 TB, 1 GB, MB, गीगाबाइट, फिर आपका टेटाबाइट, टेटाबाइट, बहुत सारे बाइट आते हैं, तो मेमोरी सेक्टर में समझेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतने ज्यादा ज्यादा ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, बस इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। तो यहाँ पूछा 8 बिट, मतलब 256, थोड़ी अलग क्वेश्चन था। ठीक, आगे समझते हैं, निम्न के पेरिफेरल डिवाइस में कौन सा केस इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, इसमें यूएसबी के द्वारा अलग से लगाया जाता है, बाहर यूएसबी से पोर्ट देते हैं, तो इसे फूस दिया जाता है ना, उसमें लगा देते हैं यूएसबी पोर्ट पे, तो उसे क्या बोलते हैं, हेडफोन। हेडफोन हम कहाँ लगाती है, तो हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, कान में लगाए तो सुनते रहते हैं, तो हमारी गलत हो जाएगा, राइट। आफ्टर मार्केट हम यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं, हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस, ओसीआर ओवीआर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आपको बताया था अभी। ग्राफिकल टेबलेट, ग्राफिक टेबलेट, ग्राफिक टेबलेट यूज करते हैं, यस। लाइट पेन, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। ग्राफिक टैबलेट यूज भी करते हैं हम लोग, और लाइट पेन का यूज करते हैं, जैसे हम लाइट पेन को ड्राइंग वाइंग बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये तो हमारी पहली बात, पहली अलग हो गया। नीचे देगा विकल्प में बताना है तुम्हारे कौन कौन से, बी सी डी, बी सी डी, पहला सही हमारा क्या है, पहला सही है, राइट। ये नहीं आएगा, ये भी अलग से अटैच तो किया जाता है पेरिफेरल पे, लेकिन ये इनपुट डिवाइस नहीं है, इससे हमारे गलत हो जाता है, ये भी सही रहता। ठीक, आगे समझते हैं। अगला सवाल का, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उसका संचरण किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, हब। हब तो भाई बीच में रहता है, वो चारों तरफ ऐसे करता है, राइट। इसका मतलब स्विच एक से दूसरे बदलता है। तो नेटवर्क इंटरफेस तो हमारे नेटवर्क को जोड़ता है, जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं ना। तो मॉडेम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है, जब ये डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेशन, डिजिटल डिजिटल में डीमॉड्यूलेशन, ये होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने पर पुनः प्राप्त करना या करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा प्रोटोकॉल कौन सा है जो ईमेल को पुनः प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आता है आपका पीओपी, एचटीटीपी, सिंपल मेल मर्ज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, सिंपल मेल मर्ज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये भी सभी क्या है, ईमेल के प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी इसका मतलब होता है हाइपर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
पीओपी पोस्ट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट प्रोटोकॉल। और यही हमारा राइट आंसर जाए, क्योंकि पोस्ट मतलब क्या होता है, जब आप किसी को डांटे हो, कुछ भेजते हो, मान लो पोस्ट ऑफिस किया, अब वो आपको वो व्यक्ति को नहीं मिलता, लौट के आ जाता ना आपके पास, तो लौट के दोबारा प्राप्त करने की सुविधा होती है। किसमें होती है? पोस्ट ऑफिस में होती है। आपने भेज दिया, अब किसी को व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाओ तो उसे लौटा देता है, लौट जाता अपने आप डाके लौटा जाता घर जाके। तो वैसे इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर पीओपी। मतलब क्या होता है कि यह पोस्ट प्रोटोकॉल जो होता है, यह ईमेल प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक, ये भी आता है, लेकिन इसके ये दोनों साथ में काम करते हैं, अकेले काम नहीं करता है। ठीक, आगे समझते हैं। हो गए क्या? पूरे हो गए? ठीक, तो ये हमारे आप क्वेश्चन थे। आज आपने 15-16 क्वेश्चन किए होंगे, और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, और आपने काफी अच्छे रहे होंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपके एग्जाम के परपेज से भी। ठीक है, आगे हम अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, एआई के भी यूज करेंगे, काफी सारे नए नए टॉपिक्स है, उन सभी को भी हम ऐड करेंगे। ठीक, जैसे कुछ फुल फॉर्म होती है, जैसे आपका फुल फॉर्म होता है आईएसपी का। आईएसपी का ये आपको बताना है। एचटीटीपी का ये आपको बताना है। आपको बताना है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, आपको बताना एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, आपको बताना फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, इन सभी का आपको फुल फॉर्म बताने हैं।